नमस्कार, मैं वरुण कुमार। अमर उजाला के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज के वीडियो में बात राजनीति की होगी, बात ब्यूरोक्रेसी की होगी। अंदर की बातें बाहर निकलेंगी। जानेंगे आकाश आनंद को लेकर क्या है बड़ी खबर। सपा कांग्रेस ने क्या नया प्लान बनाया है। ओम प्रकाश राजभर आज चर्चा में क्यों हैं। यूपी की किस आईपीएस का ट्रांसफर यूपी में कहां हुआ है और क्यों एक होनहार बेटी ने फांसी लगा ली। जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। रोजाना की तरह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी उत्कर्ष, जो तमाम परतों के भीतर छुपी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। उत्कर्ष, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया वरुण। आप सप्ताहांत है, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में खबरों का अंत या वो खबरों का सप्ताहांत नहीं आया है। आज काफी ऐसी चीजें हैं जिस पर आपने शुरू में भी बिल्कुल बता दिया और हमारे दर्शक देखेंगे, जो बहुत बड़ी बड़ी है। कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं आज? बिल्कुल। आकाश आनंद अब क्या करेंगे, ये सवाल तमाम लोग पूछ रहे थे, लेकिन अब नई तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। ये नई जिम्मेदारी कौन सी है, ये मैं जानना चाहूंगा उत्कर्ष आपसे। देखिए, एक चिट्ठी आती है वरुण आज सुबह, और यहीं से पूरी कहानी की कवायद की शुरुआत हो जाती है। चिट्ठी आती है, एक बेसिकली वो एक जानकारी है जो कि उत्तराखंड में होने वाले उपचुनावों को लेकर है, और उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट तैयार की गई। इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो एक नाम था वो आकाश आनंद का भी नाम शामिल था। अब ये खबर इसलिए बनती है क्योंकि वही आकाश आनंद जिनको कि कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि देखिए वो पॉलिटिकली इमेच्योर हैं। खुद मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि आकाश आनंद को पॉलिटिकली मैच्योर फैसले लेने तक या उस समझ के आने तक पार्टी की गतिविधियों से, और एक जो फैसला किया गया था कि वो बहुजन समाज पार्टी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, यानी मायावती जी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उन दोनों ही फैसलों को वापस लिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में वो प्रचार कर रहे थे जब ये चिट्ठी आई थी। तीसरे चरण के चुनावों के प्रचार थे, और उस वक्त जिस तरीके से आकाश आनंद ने सीतापुर में जो भाषण दिया था, जिस पर एफआईआर हुई थी, उस भाषण को आधार बनाया। लेकिन अब उत्तराखंड में चुनाव प्रचार होना है, और चुनाव प्रचार में आकाश आनंद का नाम बहुजन समाज पार्टी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरे नंबर पर है। वो ठीक मायावती जी के बाद दूसरे नंबर पर वहां पर उनका नाम दिखाई देता है। और इसीलिए ये खबर बड़ी बन जाती है। खबर इसलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी की सूची में आकाश आनंद का नाम शामिल हुआ है, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो जो पॉलिटिकल इमेच्योर होने की बात हो रही है, वो दौर खत्म हो गया? वो वापस बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में आते दिखाई दे रहे हैं? या ये माना जाए कि जैसा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के पहले आकाश आनंद का जो रोल था, यानी कि वो देश के बाकी हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी की ओर से पार्टी के लिए प्रचार की कमान संभालते थे, कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलते थे, क्या आकाश आनंद उस हैसियत पर वापस पहुंचे हैं? कम से कम उस चिट्ठी के जरिए हाँ दिखाई देता है। दूसरा, मायावती ने रोक लगाई थी आकाश आनंद के प्रचार करने पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी शैली गलत है। और अब जब उस लिस्ट में दूसरा ही नाम आकाश आनंद का है, यानी आकाश आनंद एक बार फिर प्रचार करते दिखाई देंगे। उसी तेवर में हो सकता है वो दिखाई दें, या फिर तेवरों में बदलाव होगा। और अगर बदलाव होगा वरुण, तो ये बात भी साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन सा ऐसा बदलाव है, कौन सा ऐसा फीडबैक है जो उन्हें दिया गया, किस तेवर पर या किस भाषा या शब्दावली पर या किस तरीके के अटैक पर, हमले पर आपत्ति थी। और आकाश आनंद का वर्जन 2.0 अगर हमको सामने दिखाई देता है, तो वो क्या होगा? लेकिन एक बात, और मुझे लग रहा है कि इस शो की हमको तो धीरे धीरे अपनी जो बातचीत है ना वरुण, उनको आर्काइव कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो, और ये बात करते वक्त मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट इसलिए है मेरे चेहरे पर, क्योंकि आपने और हमने ये बात की थी कि ये कितनी जल्दी वापसी होगी। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई थी और बैठक में आकाश आनंद के बारे में फीडबैक मिला था, उस दिन आपने मुझसे यही सवाल किया था कि आकाश आनंद जी, को लेकर फीडबैक क्या है। और तब भी मैंने कहा था कि नई उम्र के जो कार्डर है वो आकाश आनंद को चाहते हैं, उनको एक जोश दिखाई दिया था कि देखिए सीधा सत्ता से लड़ने वाला एक नेता पार्टी में आया है। और अब जब आकाश आनंद का नाम उत्तराखंड की ओर से वहां पर उत्तराखंड में जब वो स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरा नाम है, तो एक बात तो बहुत साफ है कि आकाश आनंद प्रचार करते दिखाई देंगे। वो जो तरीके से राजनीतिक वनवास वाली श्रेणी थी कि उनको कहा गया कि आप प्रचार से दूर रहिए, उस उत्तराधिकार से दूर रहिए, वो खत्म होती, प्रचार वाली तो कम से कम खत्म होती दिखाई देती है। अब जो एक ज्यादा बड़ा सवाल है कि मायावती जी ने उनको माना था अपने उत्तराधिकारी के योग्य के तौर पर, यानी कि वो व्यक्ति जो कि अब उनके बाद पार्टी की कमान संभालेगा, क्या उस विश्वास को जीत पाने में आकाश आनंद कामयाब हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर मिलता है तो, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो चुनाव प्रचार होगा
उपचुनावों के जो परिणाम होंगे, शायद उन उपचुनावों के परिणामों से आकाश आनंद की मेहनत से और उससे अगर समीकरण पर कोई फर्क पड़ता है, तो उससे भी इस सवाल का जवाब मिलने में हमको ज्यादा आसानी होगी। लेकिन एक बात और है, कल बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक है, जो जानकारी मिली है, और उस बैठक में वरुण, देश भर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। अखिल भारतीय स्तर की फीडबैक बैठक है, और अगर आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश के अलावा देश के जिन बाकी हिस्सों में काम किया था, वो बात की थी, अगर वहां के नेता भी उनके काम का जिक्र करते हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जिस बड़ी राह की हम लोग बात कर रहे थे कि क्या वो बहुजन समाज पार्टी का भविष्य है, उस सवाल का जवाब भी हमको उस पूरी बैठक के बाद, उसमें आए फीडबैक के बाद, और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार और प्रचार के बाद परिणामों के में क्या बहुजन समाज पार्टी को सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, इन 3-4 चीजों को मिलाकर उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। उत्कर्ष, इसी से जुड़ी एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो खबरें थी कि विधानसभा का उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी इस मर्तबा लड़ेगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आकाश आनंद इस यूपी विधानसभा के उपचुनावों में भी कोई बड़ा रोल उनको दिया जा सकता है? देखिए, मतलब मोटा-मोटा तो सवाल का जवाब हाँ माना जाए वरुण, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बात है कि मुझे लग रहा है कि आकाश आनंद वापस अपने आप को एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी उनको रीस्टार्ट करवा रही है, उसी श्रेणी से, उसी पोजीशन से, जहां से उन्होंने एक तरीके से अपनी सियासी या सार्वजनिक राजनीति की शुरुआत की थी। आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के अलावा देश के बाकी हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। वहां पर तमाम जहां-जहां चुनाव होने थे, वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिल रहे थे। संगठन की कार्यशैली को समझना, उस पर फीडबैक देना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। अब उत्तराखंड के लिए तो उनका नाम सामने आ गया, क्योंकि वहां पर उपचुनावों के बारे में जानकारी भी सार्वजनिक है। वहां पर पहले ही उपचुनाव होने हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर अब तक अधिसूचना नहीं आई। अभी तक उत्तर प्रदेश में चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है। जब ऐलान होगा तो ये लिस्ट सामने आ पाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कल एक बैठक जो बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में होनी है, और वहां पर एक अखिल भारतीय फीडबैक मिलेगा, और उसके अलावा उत्तराखंड में किस तेवर के साथ आकाश आनंद आते हैं। कुछ एक शब्दों पर ज्यादा आपत्ति थी, कुछ एक जो हमला करने के तरीके थे वरुण, उस पर ज्यादा आपत्ति थी। और मुझे लगता है कि जब वो आपत्ति दूर कर ली जाएगी, जब उन चीजों को पार पा लिया जाएगा, और मुझे लगता है कि नाम आ गया है, यानी कि आकाश आनंद ने ये कॉन्फिडेंस तो पार्टी के अंदर दिखा दिया है कि वो अगर पार्टी की लाइन के हिसाब से कुछ एक गलतियां हैं, तो उससे सीख कर उससे आगे बढ़ने को तैयार हैं। और जो आपका सवाल है, जैसा मैंने कहा, मोटा-मोटा उसका जवाब हाँ माना जा सकता है कि आकाश आनंद का रोल अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा, क्योंकि नाम आ गया है, तो वो जो अविश्वास की स्थिति थी, वो नहीं है। उन्होंने अपने को हिस्से के कोर्स करेक्शन कर लिए हैं। अब इंतजार इसी बात का है कि कब उत्तर प्रदेश में भी उन उपचुनावों की अधिसूचना जारी होती है, उनकी जानकारी सामने आती है। और जैसा हम लोग एक कयास और लगा रहे थे कि उपचुनाव ना लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ती दिखाई, संभावना ज्यादा है। और जब वो उपचुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इस बीच में आप देखिए, 1-2 जिलों में, मुझे लगता है आगे जब हम कुछ खबरों को कवर करेंगे तो इस बातों का जिक्र आएगा। अलीगढ़ में तनाव होता है, फिरोजाबाद में तनाव होता है, और इन दोनों ही जिलों में नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण पहुंच जाते हैं, और वो वहां पर जाकर लोगों के बीच में होते हैं। आज जो फिरोजाबाद में घटना हुई, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने और मायावती जी ने ट्वीट किया है, लेकिन चंद्रशेखर रावण वो फिरोजाबाद भी पहुंचे, उस परिवार से मिलने पहुंचे। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर एक उस पूरे वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था, तो वहां पर अगर अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर किसी को तैयार करना है, जिसका एक रूप लोगों ने देखा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा का चुनाव था, वो वहां से शुरू होता हुआ फिर धीरे-धीरे पूर्वांचल की ओर आया था। तो वहां पर आकाश आनंद प्रचार कर चुके हैं, वहां पर वो लोगों के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। तो ऐसे मुझे लगता है कि वो एक बार फिर दिखाई देंगे, और अगर चंद्रशेखर रावण के सब्स्टिट्यूट के तौर पर, उनसे मुकाबला लेने के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को अगर अपने नेताओं को जमीन पर रखना है, तो मुझे लगता है आकाश आनंद उस फेरस में शामिल होंगे। फीडबैक भी उनके बारे में बहुत सारे पॉजिटिव थे, कई कार्यकर्ताओं की मांग थी, और मुझे लगता है उस मांग को ध्यान में रखकर ही उत्तराखंड वाले टेस्ट की शुरुआत की गई है। बिल्कुल। चलिए, एक और खबर जिसने सबका ध्यान खींचा है वो ये कि हरियाणा और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा। एमपी चुनाव जैसी स्थिति फिर न बने, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे। इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं। इसके बाद अगले साल की शुरुआत में दिल्ली, और उसके बाद 2025 के अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि सवाल वही है उत्कर्ष, विधानसभा उपचुनावों में दोनों पार्टियां हाथ मिलाएंगी, और क्या निकाय उपचुनावों में ये गठबंधन बरकरार रहेगा?
देखिए निकाय चुनाव के बारे में जो मेरी जानकारी है अभी तक वो नहीं होने वाला। मैंने कल भी आपको कहा था जब आपने कांग्रेस के संदर्भ में वरुण ये सवाल पूछा था कि जी। स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं, दरअसल उस पर खास तौर पर चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, ये पार्टियां अपनी पूरी जोर आजमाइश करना चाहती हैं और कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो ये मौका है वो जमीनी स्तर के उस काडर को तैयार करने का, जिसकी की शून्यता की, जिसकी नए पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के न जुड़ने की शिकायतें या बातें कई बार लिखी गई हैं, कई बार इस तरीके के रिव्यू आए हैं। तो बिल्कुल स्थानीय निकाय वाली जो बात है, वहाँ पर ये होता मुझे फिलहाल तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि देखिए पार्षदों तक के स्थानीय निकाय में चुनाव होते हैं। उस स्तर पर गठजोड़ कर आप बहुत कुछ हासिल ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप हासिल वो गठजोड़ ना करें, तो आपके पास ज़मीनी कार्यकर्ता, ज़मीनी काडर, वार्ड-वार्ड में जिसको बोलते हैं आपके लोग, वो जो बूथ पर यूथ वाले नारे दिए जाते हैं आजकल बूथ मैनेजमेंट के लिए, वैसी चीज़ें तैयार हो सकती है। जहाँ से आपने शुरू किया, अखिलेश यादव से बात करने के लिए अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, ये 2 लोग अधिकृत किए गए। क्यों? क्योंकि इसको आप इसका अगर बैकग्राउंड समझना चाहें तो मध्य प्रदेश चुनावों से देखिए। कमलनाथ वहाँ पर सबसे बड़ा चेहरा थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। कमलनाथ ने एक स्टेटमेंट दे दिया था। कौन है अखिलेश अखिलेश वाला जो उन्होंने कमेंट किया था। उसके बाद अजय राय यहाँ से कुछ कहने लगे थे, तब वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज थे। और वो जब समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारने की बात कही थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान, तब अजय राय कह रहे थे कि देखिए हमसे लड़कर कौन भाजपा का फायदा कर रहा है। तो उसके बाद अखिलेश यादव के भी बयान आए थे और उन्होंने भी कांग्रेस को भाजपा की बी टीम तक कह दिया था इशारों इशारों में। तो जो दोनों पार्टियां लड़ती दिखाई दी थी उसका सबसे बड़ा कारण था जो मैंने कहा जहां से बात शुरू हुई कि कमलनाथ का एक बयान आता है, फिर अजय राय उसमें कूद पड़ते हैं, फिर वो और बयान दे देते हैं और अखिलेश यादव भी कहते भी हैं। उन्होंने तो एक शब्द भी यूज किया था अजय राय के लिए जो मैं भी कहना नहीं चाहता क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर बड़ा हल्का कमेंट था, लेकिन पूरा गुस्सा इस बात का था कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं से उस दौर में भी जब हमारी बात हुई थी, तो मैंने पूछा था, उनका कहना था कि भाई अखिलेश यादव हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर कैसे कोई प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस में भी कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, कैसे कोई प्रदेश का अध्यक्ष उनसे बराबर पर बैठकर बात करने की इच्छा रख सकता है या बात करता है। तो वो जो बोलते हैं ना कि जिस चीजों से गड़बड़ हुई है, मुझे लगता है कांग्रेस ने उन चीजों को सीखा है, उन चीजों का कोर्स करेक्शन किया है, वो गलतियां ना हो इस बात का ध्यान रखा है और इसीलिए कोई भी प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी राष्ट्रीय स्तर के भी अगर हम नेता की बात करें तो वो इन्वॉल्व नहीं है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में या कांग्रेस का भी सबसे बड़ा चेहरा है और जो मैंने आपसे कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का कभी बैठेगा तो उसके सबसे बड़े नेता तो राहुल गांधी होंगे निश्चित रूप से, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो सबसे बड़ा चेहरा आते हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो राहुल गांधी का एंगल हो जाता है, अपनी पार्टी में भी वो बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने बात करें, कोई विवाद ना हो, किसी को कोई बात बुरी ना लगे और मैच्योर फैसले लिए जाए। अगर आपको याद हो थोड़ा सा फैसले के पीछे का एक और आधार है वरुण, मैं उस बारे में बात करूं तो जब अखिलेश यादव अपनी न्याय यात्रा माफ कीजिएगा राहुल गांधी जो अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तब भी एक प्रयास ये हुआ था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तस्वीरें साथ साथ दिखाई दे। अब जी। वो होना था अमेठी और रायबरेली में। जब राहुल गांधी अमेठी रायबरेली पहुंचने वाले थे तो हुआ ये कि तब कोशिश की गई कि अखिलेश यादव को यात्रा में आमंत्रित किया जाए, लेकिन उस दौरान सीटों को लेकर जो बातचीत थी वो कांग्रेस की कुछ उसमें राज्य स्तर के नेता भी शामिल थे उस नेगोशिएशन में और वो मामला नंबरों को लेकर फंस गया था कि कौन सी सीटें होंगी, कौन सी सीटें नहीं होंगी और कितनी होंगी। जब वो मामला फंसा तो अखिलेश यादव ने एक स्टैंड ले लिया और वो कई लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अब गठबंधन में जो स्टैंड लेना शुरू किया है वो बेहतर या मैच्योर पॉलिटिक्स का उदाहरण है कि पहले वो सहयोगियों को जोड़ने के लिए सीटें देने को तैयार हो जाते थे, लेकिन अब वो एक जो बोलते हैं पॉलिटिकल बार्गेनिंग बेहतर तरीके से करते हैं। अखिलेश यादव ने स्टैंड ये लिया कि वो अमेठी रायबरेली नहीं जाएंगे जब तक सीटों की संख्या की बात फिक्स ना हो जाए और उसके बाद उस पूरे सीटों के समीकरण पर प्रियंका गांधी फोन करती हैं, प्रियंका गांधी भी शामिल होती हैं, जब वो सीटों पर बात बनती है, मोटा मोटा फॉर्मूला तय हो जाता है कि नहीं 16-17 सीटें होंगी, 15 अखिलेश यादव चाहते हैं जिसमें 16-17 की बात आ गई। जब वो 16-17 सीटें मोटा मोटा और उसपे ये भी कि कौन कौन सी सीटें होंगी, जब ये तय हुआ तब हमको आगरा में वो तस्वीर दिखाई दी जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बने। तो अमेठी से यानी कि बिल्कुल अवध क्षेत्र से और पूर्वांचल को खत्म करके अवध क्षेत्र में घुस रही हुई यात्रा जब पूरी की पूरी पश्चिम पहुंच गई तब तक वो तस्वीर साथ नहीं आई। तो वैसी देरी, वैसी खटपट की खबरें ना आए, इसलिए इस बार ये फैसला किया गया है कि कांग्रेस की ओर से 2 नेता ही बात करेंगे। स्थानीय निकाय नहीं हो सकते, लेकिन अगर बात महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर बन जाती है, यानी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने कोटे से या उस पूरे के पूरे गठबंधन में
अपने बाकी घटक दलों को, जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे के घटक भी शामिल हैं, अगर उनको ये मनाने पर कामयाब होती है कि समाजवादी पार्टी तो पिछली बार महाराष्ट्र में 2019 में 2 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है, अगर उसको 2 या 3 सीटें दे दी जाए और हरियाणा में भी कुछ एक सीटों पर ये बात की जाए, अब वो सीधा समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस का सिंबल होगा, या कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और सपा का सिंबल होगा, तो जैसा भी नेगोशिएशन बनता है, अगर वैसी बातें बन जाती है तो वही चीज हमको मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनावों में भी देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर भी जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें से करीब करीब 3 सीटें, अभी संख्या पर तो शायद बहुत पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर ये गठबंधन दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, शुरुआती तौर पर जितने भी कांग्रेस के कम से कम नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, स्थानीय निकाय पर ऐसा किसी गठबंधन और उसकी कोई गुंजाइश या उसकी इच्छा भी इन नेताओं में नहीं दिखती है। गरम बिल्कुल। चलिए उत्कर्ष, अब रुख करते हैं अगली खबर का। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपनी प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी के राष्ट्र प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में यह कहा गया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल के प्रदेश, मंडल, जिला, विधानसभा, ब्लॉक की मुख्य इकाई के साथ सभी मोर्चों एवं प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। उत्कर्ष, कल अनुप्रिया पटेल ने भी कमोबेश यही कदम उठाया था। अब ओपी राजभर भी यही कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है? वहीं से मैं चाह रहा था कि हम इसको शुरू करें। कल भी जवाब में वरुण मैंने एक बात कही थी। बात ये थी कि देखिए 2 सीटें अपना दल सोनेलाल, जो अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक दल है, उनकी पार्टी है, उसको लोकसभा चुनाव के दौरान मिली थी। एक थी मिर्जापुर, जहां से खुद अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही थी, और दूसरी थी रॉबर्ट्सगंज, जहां से उन्होंने उम्मीदवार उतारा था। रॉबर्ट्सगंज में अपना दल इसको हार मिली, और मैंने कल भी आपसे कहा था कि पार्टी में भीतर घास से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के प्रचार ना करने, प्रचार में सहयोग ना करने, कई तरीके के विरोधाभासी कमेंट के आने, और उसके बाद एक तरीके से मान लेना कि हम चुनाव जीत जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमको चुनाव लड़ा देगा, रॉबर्ट्सगंज में जोर लगा रहा था और वो जोर नहीं लगा। वैसी शिकायतें भी मिली अनुप्रिया पटेल के पास, तो उनको लगा कि अलग अलग इकाइयां, क्योंकि हर एक इकाई, हर एक प्रकोष्ठ को जब ये कह दिया गया हो कि 2 सीटें हैं, एक जगह पर खुद सबसे बड़ा नेता है, तो दूसरे पर जोर लगाइए और दूसरे पर वो ताकत ना दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल नाराज थी, और इस कारण से उन्होंने तमाम प्रदेश इकाइयों को भंग कर दिया, और वो उसका नए सिरे से गठन करना चाहती हैं, ताकि अब उन लोगों को, जिन लोगों ने अगर मेहनत की, जो थोड़ी बहुत मेहनत की गई, तो उनको रिवॉर्ड मिल सके। तो ये एडजस्टमेंट की बात नहीं, वो नए सिरे से बनाना चाहती है, और भंग करने का उद्देश्य यही है कि उसमें जो मौजूदा व्यक्ति हैं या कार्यकारिणी वो नहीं होगी। होता क्या है कि अगर सिस्टम में मान लीजिए 2-3 लोगों को सेट करें, तो पूरा सिस्टम बदलना आसान नहीं होता। भले ही आप उस पार्टी के सर्वेसर्वा अध्यक्ष क्यों ना हो, लेकिन जो इकाइयां हैं, उनका काम करने का जो तरीका है, जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो नहीं हो, तो नाराजगी अगर है तो सार्वजनिक तौर पर दिखनी चाहिए। अब ओम प्रकाश राजभर या उनकी पार्टी सुभाषपा पर आ जाते हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर। उनकी तरफ से जो चिट्ठी जारी हुई और उसके बाद पार्टी में जुड़े, जो मैं मतलब आपको बहुत सीधा सीधा कहूँ तो शीर्षस्थ सूत्र जो है, जो कि परिवार का हिस्सा है, जो इस पूरे चुनाव को या पार्टी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव इस श्रेणी के नेता हैं, अब कहें तो मैं नाम भी ले दूं, लेकिन उनसे मेरी बात हुई थी, और उनसे जब बात हुई तो मैंने पूछा कि इस चिट्ठी को या इस फैसले को कैसे देखा जाना चाहिए, और उन्होंने एक ही शब्द कहा कि ये बड़ा एक्शन है। और बड़ा एक्शन है मतलब एकलौती सीट भाजपा को मिली। खुद ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, जो कि पार्टी के महासचिव भी हैं, वो ये चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए। तो ये नाराजगी उस हद की है कि देखिए आप लोगों को, और ओम प्रकाश राजभर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस चीज की सियासत करते हैं, वो ये बताते हैं, ये दावा करते हैं कि उनके पास राजभर वोट बैंक उनके साथ रहता है, इंटैक्ट होता है, वो नहीं टूटता, वो दूर नहीं जाता, वो छिटकता नहीं है। अगर उस एक सीट पर, और जो हर एक सीट के बारे में एक जानकारी सामने आ रही है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए गठबंधन का जो परंपरागत वोट बैंक है, जिसमें पिछड़े या एससी भी काफी संख्या में है, अगर वो छटका है, वो दूर हुआ है, और ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके की सियासत करते हैं, और सियासत को कर करके उनकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग देखिए कि जब वो भाजपा का हिस्सा नहीं होते तो अखिलेश यादव का हिस्सा होते हैं। उससे पहले खुद ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी या फिर उस पूरे मूवमेंट के साथ रहे हैं। जिस हिस्से की राजनीति करते करते उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी से वो सब तक बार्गेनिंग करने में कामयाब हो पाए कि वो अपने ही सिंबल पर, मतलब उनकी हालत वैसी नहीं हुई जैसे हमने देखा कि निषाद पार्टी के साथ हुई कि भाई उम्मीदवार कहीं और से और सिंबल कहीं और से।
लेकिन वो अपने ही सिंबल पर छड़ी निशान चिन्ह पर चुनाव लड़े और खुद उनके बेटे उम्मीदवार बने, पार्टी में उनका बड़ा कद है। और अगर पार्टी नहीं जीत पाई तो जैसा मैंने आपको कहा कि उस शीर्ष सूत्र ने जो मुझे कहा कि उत्कर्ष ये बड़ा एक्शन है और यही उनकी लाइन थी। उसके बाद मैं उसको समझना चाह रहा था कि तमाम इकाइयों का मतलब तो कमोबेश फैसला वही है कि सारी इकाइयां, मतलब सारी इकाइयां जिन लोगों की जिम्मेदारी उस चुनाव में कैंपेन करने की थी, वोटरों को घरों से निकालकर वोट डलवाने की थी, वोटरों को जोड़ने की थी, नए लोगों को लाने की थी, महिला मोर्चा या महिला इकाइयां हैं तो उनकी वो महिला वोटरों को निकालने की बात थी, युवा मोर्चा हो या युवा इकाइयां हो उनकी, तो जो अलग अलग संगठन होते हैं उनके पास अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, वो अगर नाकाम रहे, देखिए परिणाम से सब कुछ तय होता है। और अगर वो उस सीट को जीत जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में जैसा परिणाम आया, वरुण तो आप खुद सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आकर रुकी है, वहां पर अगर ओम प्रकाश राजभर अपना 100% स्ट्राइक रेट दिखाते हैं, एक सीट, तो वो कह पाते ना कि मेरे पास तो मेरी बिरादरी का या मेरे तबके का वोट इंटैक्ट रहा, छिटका भाजपा से है। लेकिन अभी तो वो तस्वीर पूरी एक जैसी हो गई सबके लिए, एनडीए में जो जो शामिल है कि सबसे वोट बैंक छिटक गया। एक अगर हम जयंत चौधरी को हटा दें, जयंत चौधरी का रिजल्ट इस मामले में बेहतर है एनडीए के घटक दलों में, लेकिन चाहे वो अपना दल की बात कर लें, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, चाहे निषाद पार्टी की बात कर लें, चाहे हम भाजपा की खुद की बात कर लें, तो वहां पर जो गड़बड़ी हुई है ओम प्रकाश राजभर या उनकी पार्टी में भी जो फैसला हुआ है, सीधा सीधा वही शब्द, ये एक एक्शन है, पार्टी में एक्शन लिया गया है और पार्टी में काफी कुछ सुधार की और नए सिरे से अभी जो तमाम इकाइयां बनेगी ना, ये नए सिरे से बनेंगी। इस बारे में मुझे जानकारी दे दी गई कि ऐसा नहीं है कि जो बैठा था वही बैठा रहेगा और हम बस मतलब बंद करके उन्हीं इकाइयों को फिर से गठित कर देंगे। नए सिरे से गठन का मतलब है कि तमाम इकाइयों में अब नए चेहरे और कम से कम उन इकाइयों की कमान नए चेहरों के हाथ पर होगी। तो जब आप बड़ा अध्यक्ष बदलते हैं तो उनको फ्री हैंड देने के लिए पूरी इकाइयों को बंद किया जाता है। मतलब मैंने पूछा कि आप ये भी कर सकते थे कि आप अलग अलग इकाइयों के अध्यक्षों को बदल लेते, उन पर जो जिम्मेदार है उनको बदल लेते, तो कहा गया कि नहीं, अगर मान लीजिए उत्कर्ष चतुर्वेदी को उस इकाई का अध्यक्ष बनाना है तो उत्कर्ष को बनाने के बाद उत्कर्ष तय करे कि इकाई में कौन कौन चाहिए, तो कुछ हद तक फ्री हैंड भी देना है और इसीलिए जो व्यक्ति आए वो अपनी अपनी टीम बना सके पार्टी के अंदर, इसलिए पूरी पूरी इकाइयों को भंग करने का फैसला किया गया है। लेकिन ये फैसला चुनावी हार की वजह से है। चुनावी हार में हो जाने से पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं और अपने अपने संगठन और अपनी अपनी इकाइयों के काम करने के तरीके से खुश नहीं है, नाराजगी है और नाराजगी को सार्वजनिक तौर पर अब दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। चलिए उत्कर्ष, रुक करते हैं अगली खबर का, अगली खबर की तरफ चलते हैं। यूपी में शनिवार को कई आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए हैं। आईपीएस अमरेंद्र कुमार सेंगर अब लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। वहीं आईपीएस तरुण गाबा को प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आईपीएस राजेश द्विवेदी को एसपी कुंभ प्रयागराज के पद पर नियुक्ति दी गई है। उत्कर्ष, सीधा सवाल ये कि कितने तबादले हुए हैं और इन तबादलों को लेकर लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं क्या चल रही हैं? 16 तबादले हुए हैं कुल और 16 तबादलों को लेकर जो चर्चाएं हैं, वरुण, उस एक सवाल का जवाब मुझे अभी भी नहीं मिल पाया। मतलब अलग अलग वो होता है ना कि जितने मुंह उतनी बातें, अलग अलग सोर्सेस से आप बात करिए, अलग अलग जवाब मिलते हैं। देखिए, जो सबसे मुझे लगता है सबसे ज्यादा पुष्ट जवाब है, जो सबसे ज्यादा मुझे लॉजिकल कारण लग रहा है, वो ये कि प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल होने थे। चुनाव बहुत लंबा चला, चुनाव की अधिसूचना से यानी कि करीब 10-16 मार्च के आसपास से ही ये बड़ा मुश्किल हो गया था कि आप अधिकारियों को अपने हिसाब से अपने अपने जिलों में पोस्टिंग दे पाएं या अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर पोस्ट कर पाएं। सारा कंट्रोल चुनाव आयोग के पास होता है। चुनाव आयोग अधिकारियों का तबादला अपने हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से, शिकायतों के हिसाब से या जिस तरीके से पूरी की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराना है उसके हिसाब से वो करता है। तो कई सारी ऐसी पोस्टिंग थी, कई सारे ऐसे तबादले थे, कई सारी ऐसी नियुक्तियां थी जो पेंडिंग थी और उत्तर प्रदेश में जो पूरा का पूरा स्थानांतरण का सीजन है उसकी भी शुरुआत हो गई है। एक चीज और है वरुण, मुझे किसी ने आज ये भी कहा कि ये लिस्ट एक शुरुआत है, अब आप इसमें और ज्यादा आईएएसओ के तबादले भी देखेंगे, हो सकता है और आईपीएस के तबादले देखें, हो सकता है हम उसमें जिले लेवल पे भी बदलाव देखें, यानी कि जो कप्तान होते हैं जिनको एसपी एसएसपी कहा जाता है, अब उनकी लिस्ट भी आए। ये बड़े आईजी डीआईजी उस स्तर के कमिश्नर उस स्तर के तबादले थे, इसलिए इसमें आपको 16-18 नाम दिखाई देते हैं, 16 नाम दिखाई देते हैं। और इसका अगर अर्थ निकालना हो तो 3 बड़े जोन है जहां से पूरा का पूरा अर्थ निकलता है। प्रयागराज जहाँ कुंभ होना है, प्रदेश सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लखनऊ जो की राजधानी है और ढेर सारी शिकायतें हैं। एक सवाल और जो पूछा गया जिसका जवाब अब तक नहीं मिला या उस तरीके से नहीं मिल पाया या शायद वो कारण अभी है नहीं, वो ये था कि देखिए ढेर सारे फीडबैक पर हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठकों में, जिसमें एक फीडबैक लगातार क्या मिल रहा है कि अधिकारियों की मनमानी हो रही थी, अधिकारी नहीं सुन रहे थे, अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, अधिकारी और जनता के बीच में, अधिकारी और पार्टी संगठन के बीच में या जनप्रतिनिधियों के बीच में सामंजस्य कम्युनिकेशन नहीं था।
जनता अधिकारियों से मिल नहीं पाई थी। क्या ये उन शिकायतों के आधार पर लिया गया फीडबैक है? मैंने कुछ लोगों से इस बारे में या इस एंगल से बात करने की कोशिश की। अब बहुत लोग इस बात को हाँ नहीं कह रहे हैं या इस बारे में बहुत नहीं कहा जा रहा है, तो उसको इसी तौर पर ज़्यादा देखा जा रहा है कि कई ऐसे अधिकारी जिनको कि चुनाव आयोग के कारण जब तक चुनाव चल रहा था, राज्य सरकार अपनी मनपसंद तरीके से या अपनी पसंद के तरीके से जो ज़िम्मेदारी राज्य सरकार जिनको जहाँ मुफ़ीद पाती है कि भई हम इस अधिकारी से यहाँ पर ये काम बेहतर तरीके से करा सकते हैं। जो कराना चाह रही थी, चुनाव था और चुनाव के दौर में जब तक आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, राज्य सरकार वो फैसला नहीं कर सकती थी। चुनाव आयोग तय कर रहा था कौन अधिकारी कहाँ पर किस भूमिका को निभाएगा या वो कहाँ पर पदस्थ होगा। अब जब चुनाव का दौर खत्म हो गया तो राज्य सरकार अपने मुफीद अधिकारियों को जो बड़े-बड़े कई सारे प्लान हैं, जो आने वाली चीज़ें जैसा मैंने आपको प्रयागराज कहा, जहाँ कुंभ होना है, लखनऊ राजधानी है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, बरेली एक महत्वपूर्ण ज़ोन है या महत्वपूर्ण इलाका है। तो उन इलाकों में उनको लगा कि इन अधिकारियों से हम बेहतर तरीके से काम लिए जा सकते हैं और उसमें से कुछ तबादले ऐसे भी हैं जहाँ पर चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव किए थे, तो उसको वापस क्या है कहा जाए कि राज्य सरकार अब अपने पसंद के अधिकारियों को बैठा रही है। तो ये वो वाले तबादले ज़्यादा हैं, लेकिन तबादलों की सूची आना अब ये माना जाए कि अब उत्तर प्रदेश में जो एक लंबी फ़हरिस्त है और जिसका इंतज़ार भी हो रहा था, अब वो फीडबैक के आधार पर होगा या वापस मनपसंद के आधार पर होगा कि सरकार की पसंद के हिसाब से इनाम, रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट वो वाला होगा, वो तो जब वो सूची आएँगी और कितनी देर में आती हैं, कब तक आती हैं, उस पर तय करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, तबादलों की शुरुआत है ये और अभी भी और ज़्यादा प्रशासनिक फेरबदल हमको उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में, प्रशासनिक ओहदे में और भी दिखाई देंगे। बिल्कुल। अब एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जो सिस्टम का बेहद कठोर चेहरा दिखाती है। 18 साल की एक लड़की बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। उसको छात्रवृत्ति दी जानी थी, लेकिन सिस्टम में उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। अफसर उसे टालते रहे, फाइल यहां से वहां घूमती रही। आखिरकार लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन उसने जो सुसाइड नोट लिखा है वो हिला देने वाला है। वो बताता है कि किस कदर वो हताश और परेशान थी। उत्कर्ष, ये मामला क्या है और अब इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? दुखद घटना है वरुण और जैसा आपने भी कहा था कि ऐसी घटनाओं से उस सिस्टम की पोल खुलती है। उस पूरे आप बात कर लीजिए कि फीडबैक होता है, नहीं होता है, तमाम बयान देते रहिए, लेकिन जब ऐसी घटना आती है, आप उस सुसाइड नोट को नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं उसकी कुछ लाइनें पढ़ दूँ और उससे जी, वो घटना की स्पष्टता आएगी। जी, संजना उस व्यक्ति का नाम था, 18 साल की उम्र थी। गुरुवार देर रात को उन्होंने कदम उठाया है और उन्होंने जो सुसाइड नोट है, वो कहीं न कहीं ना उस पूरे सिस्टम की मार को दर्शाता है। उन्होंने लिखा है उसकी से कुछ लाइनें जो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मैं ये नोट इसलिए लिख रही हूँ, ताकि पता चल सके कि आखिरकार मैंने ये कदम क्यों उठाया। मेरी छात्रवृत्ति ₹28,000 आनी थी, मगर नहीं आई। कॉलेज में सबकी आ चुकी है। मैं इसके लिए यानी उस छात्रवृत्ति को पाने के लिए विकास भवन तक हो आई। वहाँ मुझे बोला गया तुम्हारे आधार कार्ड की फीडिंग नहीं है। बैंक जाने पर उनको पता चला कि आधार फीडिंग पहले से हो चुकी है। 2 महीने में स्कॉलरशिप के आने की बात कही गई। वो विकास भवन अपनी माँ के साथ गई थी, उन्होंने लिखा है कि मैं विकास भवन अपनी मम्मी के साथ गई। मम्मी की तबीयत खराब थी, लेकिन मैं उनको लेकर फिर भी गई। अंदर से घुटन होने लगी, बहुत मेहनत की थी, हो सके तो माफ़ कर देना इस कदम के लिए। अब ये बताता है कि आखिरकार वो लड़की किस कदर परेशान थी, ₹28,000 की छात्रवृत्ति आनी थी और जब आप गरीब घर से होते हैं, ₹28,000 हो सकता है कई लोगों को लगे कि छोटी रकम है, कई लोगों को लगे बड़ी रकम है, लेकिन संजना के लिए ये रकम इतनी बड़ी थी कि उन्होंने इसको जीवन और मरण का सवाल बना लिया। ये जो जानकारी अब तक मिल पाई है, जो आप पूछ रहे थे इस बारे में कुछ जानकारियाँ जो मैंने जुटाई वो ये जो कहा जा रहा है कि किसी भी विभाग या निदेशालय मतलब छात्रवृत्ति विभाग या निदेशालय स्तर से वो छात्रवृत्ति नहीं रुकी थी। ऑनलाइन अपना फॉर्म संजना ने खुद भरा था और जो ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, कॉलेज स्तर से चेक होता है और उसके बाद उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आगे बढ़ाया जाता है। कहा ये भी जा रहा है कि छात्रवृत्ति कमेटी ने अपना अनुमोदन यानी कि जो अप्रूवल होता है, वो करके इसको आगे बढ़ा दिया था और जो निदेशालय है यानी कि जो पूरा का पूरा इस मामले में जिसके विभाग के पास बजट होता है, निदेशालय ने भी धनराशि बैंक में अपनी ओर से रिलीज कर दी थी मतलब जो उम्मीदवार के नाम पर या संजना के नाम पर। अब उसके बाद जो जानकारी आई है कि वो ये कि अब ये ऑनलाइन के जरिए जानी थी और एनपीसीआई सर्वर में मतलब जिस सर्वर के जरिए पूरी की पूरी जानकारी जानी चाहिए
फीड बताया, मतलब आधार और जो उनकी बैंक अकाउंट है उसमें लिंक नहीं बताया और ट्रांजैक्शन फेल करार दे दिया। 31 मार्च को जब वो छात्रवृत्ति, मतलब वो पूरा का पूरा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था वो फेल हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो छात्रवृत्ति थी, 31 मार्च उसकी डेट थी, जब तक आ जानी चाहिए थी, और इसलिए उन्होंने लिखा कि वो 2 महीने से चक्कर काट रही थी। वो पूरी की पूरी रकम वापस निदेशालय में चली गई। जिला पिछड़ा वर्ग के जो कल्याण अधिकारी हैं केपी सिंह, ये उनका वर्जन है जो इस पूरे घटना पर उन्होंने बताया है। लगातार ये बात बताई जा रही है, चाहे वो कुल सचिव की बात हो, अगर उनका भी कोर्ट में बढ़ दूं, विनय कुमार सिंह है, उन्होंने बोला कि वही फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया था, उसका सत्यापन भी हो गया था, पोर्टल पर भी वहां से चला गया था, कहीं से कोई आपत्ति नहीं आई थी। यानी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट की ओर से पैसे रिलीज हो गए थे, टेक्निकल फॉल्ट था, और जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होना था वो नहीं आ पाया। लेकिन वो जो चिट्ठी बताती है कि अगर कोई, और उसमें उसमें बहुत सीधी बात ये है वरुण की, अगर कोई एक उम्मीदवार या कोई एक छात्रवृत्ति पाने वाली अ, विद्यार्थी, कोई एक लड़की 18 साल की उम्र है, अगर किसी टेक्निकल ग्लिच का शिकार हो रही है तो अधिकारी आखिरकार बैठे क्यों हैं? अगर कोई लड़की, आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन फॉर्म भर दे, वो ऑनलाइन कागज सारे जमा कर दे, वो डिफेक्टो अपना एरर खुद ढूंढ ले, गड़बड़ी खुद ढूंढ ले, फिर वो खुद ठीक कर दे, तो फिर वहां पर तमाम लोग जो पूरे सिस्टम और अगली अगली प्रोसेस का हिस्सा है, उनकी जरूरत क्या है? मतलब मैं बतौर पत्रकार भी सवाल पूछता हूँ कि फिर वो क्या कर रहे थे जब उस लड़की ने अपनी शिकायत बताई? क्या कोई ऐसी प्रोसेस नहीं हो सकती थी, कोई इस फॉर्म को दोबारा नहीं भर सकता था? क्या कोई बैकएंड से उसमें चेंज नहीं हो सकते थे? अगर मान लीजिए आधार कार्ड स्कैन नहीं हो पाया, लिंक नहीं हो पाया, आधार के नंबर से लेकर तमाम चीजों पर कोई तकलीफ रही, तो खास तौर पर जब कोई 2 महीने चक्कर काटा हो, अगर आपने पहली बार में आपने आपके यहाँ कार्यालय पहुंचे, आपने बता दिया कि एरर है, मान लीजिए हम ये मान लें कि ठीक है, आपने फीडबैक दे दिया और उसको ठीक क्यों नहीं किया गया। लेकिन अगर 2 महीने तक कोई चक्कर काट रहा है, वो फॉर्म रोज-रोज उसको नहीं ठीक किया जा सकता, उसको नहीं खोला जा सकता, उस लिंक को नहीं ओपन किया जा सकता। तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार ऑनलाइन प्रक्रियाओं में लोगों को जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। जो सक्षम अधिकारी, जो सक्षम लोग उन जटिलताओं को दूर करने के लिए बैठे हैं, आखिरकार उन्होंने क्या किया? जवाबदेही की जहाँ तक बात है, जो आपने सवाल में पूछा कि अब क्या हो रहा है, बहुत सीधी बात मैं बोलूँगा कि हर कोई अपने हिस्से से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। 2 वर्ज़न मैंने आपके सामने पढ़ दिए, दोनों के दोनों वर्ज़न ये है कि देखिए हमारी ओर से सब कुछ ओके था, जबकि उनकी ओर से उस पूरे वर्ज़न को आप दोबारा पढ़ लीजिए तो ये भी समझ नहीं आता कि उनको उसमें करना क्या था। उस संजना ने, उस लड़की ने अपना फॉर्म भरा, फॉर्म ऑनलाइन चेक हुआ, चेक होने के बाद उसने ओके कर दिया, और अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ नहीं थी, ट्रांज़ैक्शन में गड़बड़ थी, जैसा कि मैंने आपको जो पहला वर्ज़न पढ़ा जिसमें बात सामने आ रही है, तो क्या उस फॉर्म के आधार पर ऑफलाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं किया जा सकता था? या चेक अगर उन्हीं खाते पे खाते के नंबर पर जमा कर दिया जाता, ट्रांज़ैक्शन तो खाते से खाते का ही होता, वो ऑनलाइन ना होता, वो ऑफलाइन हो जाता, लेकिन वो खाते का ही ट्रांज़ैक्शन होता। एक ज़माने में जब ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं होते थे, क्या लोगों को उनके बैंक अकाउंट के नाम पर जो हम लोग बोलते हैं डबल साइन या डबल मार्किंग के चेक क्या नहीं मिलते थे? जिसको आप कैश नहीं करा सकते, आप विथड्रॉ नहीं करा सकते। ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन सिस्टम जैसे काम करता है, संजना का जो केस है, ये कुछ उदाहरण ही का सिस्टम कैसे काम करता है, जहाँ किसी पीड़ित से अपेक्षा की जाती है कि वो अपना फॉर्म खुद भरे, किसी पीड़ित से अपेक्षा की जाती है कि वो तमाम चीज़ों को करे, और बाद में जब वो हताश निराश होते हैं, ऐसे फैसले होते हैं। गुरुवार देर रात की घटना है, अभी वर्जन सामने आया, मुझे लगता है 1-2 दिनों में कुछ कार्रवाइयाँ होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन इससे क्या सिस्टम में बदलाव आएगा, ज़्यादा बड़ा सवाल बतौर पत्रकार हम ये पूछते हैं, और वो आता नहीं दिखाई देता है। ऐसे कई उदाहरण हमने पिछले कुछ समय में सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों में देखे हैं। लेकिन सिस्टम में बदलाव आए, तो शायद हम ये माने कि सिस्टम ने कुछ सीखा है। आप इस पूरी घटना पर, इस पूरे केस में कुछ वापस नहीं ला सकते। जो नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। जो हो सकता है वो ये कि सिस्टम में अगर फ्लॉ है तो उनको दूर किया जाए, अगर सिस्टम में दिक्कतें हैं तो उन्हें ठीक किया जाए, और वो अधिकारी जो 2 महीने तक उस लड़की को घुमाते रहे, जिन्होंने, जो सक्षम अधिकारी थे, इस दिक्कत को ठीक करने के, मदद करने के, वो पैसे ट्रांज़ैक्शन कर पाने में, जिनके पास ये आधिकारिक रूप से ताकत थी कि ठीक है, अगर मामला है, फॉर्म सही है, कागज़ सही हैं, वो पैसों को किसी और तरीके से जारी कर दें, किस्त को जारी कर दें। उन्होंने अगर अपनी भूमिका नहीं निभाई तो उनकी ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए वरुण। बिल्कुल। उत्कर्ष, हम ज़रूर चाहेंगे कि ज़िम्मेदार लोग इस बात को सुनें, देखें इस वीडियो को, और सिस्टम में वो सुधार हो, पीड़ित परिवार को ज़रूर कुछ मदद मिले। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष, ये तमाम जानकारियाँ हम तक पहुँचाने के लिए। उम्मीद है हमारा ये शो, हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके जो सवाल हों, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। सोमवार के शो में चुनिंदा सवालों के जवाब भी दिए जाएँगे। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ, ताकि यूपी की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।